तो इससे सारी के सारी चीजें आपकी प्रूफ हो जाती हैं। डिस्टेंस दोनों में अभी भी सेम है, 2 कार्बन। डिस्टेंस हो गया तो फिर नंबर देखते हैं। क्लोरीन खींचेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ने लग जाता है। जो कार्बोकेटाइन में होगा उसका जस्ट उल्टा करोगे तो वो कार्बन आयन में आपका होगा। एसिड में H+ रिलीज होता है, बेस में H+ एक्सेप्ट होता है। जनरली रेजोनेंस क्या करता है, दोनों ही चार्जेस को डीलोकलाइज करता है। प्लस क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, हम डोनेट करना चाहते हैं, तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी बर्बादी ज्यादा है। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल असल होंगे, दिस इज निखिल। सर आज हम लोग लेके आए हैं GOC का माइंड मैप एंड फाइनली हियर इट इज। 2 माइंड मैप इससे पहले हमने कवर कर लिए हैं, आपका IUPAC नोमेनक्लेचर का एज वेल एज हमने आइसोमेरिज्म कवर कर लिया है। आज की क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। अगेन दिस इज लाइक द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक, और इसमें हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपके पूरे ऑर्गेनिक में यूज होते हैं। जितने इफेक्ट्स आपकी जिंदगी में आते हैं, जितने भी आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, वो सब का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इफेक्ट्स हमारे पास मोटे मोटे यहाँ पे होते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादातर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एक आते हैं वो इफेक्ट्स जो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू आते हैं, एक वो इफेक्ट्स जो पाई बॉन्ड्स के थ्रू जाएंगे, एक वो जो कि स्पेस के थ्रू जाएंगे। सिग्मा के थ्रू आता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे। फिर आता है पाई बॉन्ड से रेजोनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल टाइप्स की होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन और मीजोमेरिक, और एक हम लोग स्पेशल रेजोनेंस कैटेगरी रहती है जिसको बोलते हैं एरोमेटिसिटी, इसको लास्ट में देखेंगे। एंड लास्ट में आपके कुछ होते हैं SIR और SIP इफेक्ट्स, ये स्पेस के थ्रू होते हैं। इनको हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कहां पे ये अप्लाई होंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की। देखो यार, आपकी जिंदगी में इंडक्टिव पहले तो होता क्या है, बेसिकली जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होगा, जैसे मान लीजिए कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचना स्टार्ट करेगा, तो उससे कुछ चार्जेस डेवलप होते हैं। इसी चार्जेस को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। अब ये इसके ऊपर होगा, ये फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स खींचना स्टार्ट करेगा, तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, ये फर्दर ऐसे इनसे खींचना स्टार्ट करेगा तो इसके ऊपर कुछ अलग सा चार्ज आएगा, ये इनसे खींचना स्टार्ट करेगा तो इसके ऊपर, इस तरह से करते 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 यहाँ पे ऑलमोस्ट नामात्र ही हो जाता है, बट यस, ये इस तरह से क्या होता है, चार्जेस डेवलप होते हैं। तो एक आदमी के इलेक्ट्रॉन खींचने के चक्कर में सब जगह क्या हो गया, चार्जेस डेवलप होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा जिंदगी में, तो अपन क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे वहां पे आपको इंडक्टिव इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हम लोग इसको -I बोलते हैं, अगर यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको हम लोग +I बोलते हैं। तो ये मोटा मोटा आइडिया रखना है इंडक्टिव में। अब पॉइंट ये है कि इंडक्टिव में आपका क्या क्या हो रहा है, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू होता है, एक ये परमानेंट है, क्योंकि जब तक बॉन्ड बना हुआ है तब तक ये हमेशा रहेगा, दिस इज कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट। इसके अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है वो सिग्मा के थ्रू हो रही है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना आपको, कुछ कुछ बातें इसके रिगार्डिंग वही चीज यहां पे लिखी हुई है। एक तो इट इज अ परमानेंट पोलराइजेशन ट्रांसमिटेड बाय सिग्मा बॉन्ड्स, इट डिक्रीजेस अलोंग द कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये खींचेगा, फिर ये थोड़ा कम खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, फिर ये थोड़ा और कम खींचेगा, डिफरेंस और कम, करते 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 जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो और वीक होता जाता है। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, डिक्रीजेस अलोंग द कार्बन चेन एंड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आफ्टर 3rd कार्बन। तो अगर आप देखोगे ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, 4th आप आते आते हम लोग ऑलमोस्ट बोलते हैं यहाँ पे 0 हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब चार्जेस ऑलमोस्ट डेवलप ही नहीं होते। एंड इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर, कि अगर मान लो एक आदमी कर रहा है, यहां मैं 2 का क्लोरीन लगा देता तो 2 का -I होता, 3 लगा देता 3 का होता, सो एंड सो ऑन। तो ये आपके इंडक्टिव इफेक्ट की मोटी मोटी बातें हैं। और देख लो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपका, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ट्रांसमिशन होता है तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होता है, तो उतना क्या कहते हैं, या ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं है, रिलेटिवली इट इज अ वीक इफेक्ट। तो it is a weak effect and it is caused by the partial transfer of sigma electrons, yes, and inductive effect हाइड्रोजन को हम लोग ऑलमोस्ट 0 मानते हैं, बिकॉज इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो हाइड्रोजन से कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली होता है तो हम लोग बोलते हैं वो -I दिखाता है, अगर कम होता है तो हम लोग बोलते हैं +I दिखाता है। तो यहां पे आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक आ गया +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक हो गया -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे -I वाला केस तो अभी देखा कि अगर आपका कार्बन चेन के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हो, जैसे ये जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यस और नो। तो जब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होने लग जाते हैं, निकलने लग जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं -I इफेक्ट। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, दैट इज
और ये हाइड्रोजन को आप स्टैंडर्ड मानते हो, एनी ग्रुप विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन इज सेड टू बी अ माइनस आई ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कि आपने कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया। अब इसका एक ऑर्डर रहता है इसका कि कौन सा इफेक्ट कितना तगड़ा लगता है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये ऑर्डर है जो आपको याद रखना है। जनरली पॉजिटिव चार्ज वालों का बहुत तगड़ा होता है, फिर जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन यहाँ पे आ रही है, ऑक्सीजन आ रहे हैं, तो इनका ज्यादा रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रहता है। फिर आपके OR, OH, NH2, ट्रिपल बॉन्ड, फिनाइल एंड डबल बॉन्ड, सो एंड सो ऑन। तो ये आपका ऑर्डर रहता है माइनस आई का, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइनस आई क्या करता है, इट डिस्टेबलाइजेस नेगेटिव चार्ज, इट स्टेबलाइजेस नेगेटिव चार्ज ऑन द एटम। कि अगर मान लो कोई एक एटम है, जैसे ये है मेरे पास, इसके ऊपर ऐसे माइनस चार्ज लगा हुआ है, तो अगर मैं यहां पे कोई माइनस आई ग्रुप लगाता हूं, जैसे क्लोरीन लगाया, तो वो क्या करेगा, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ, बिकॉज ये तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। तो चार्ज ना ऑर्गेनिक में एक ऐसी चीज है जो एक तरह से उधार जैसी होती है। हम लोगों को चार्ज पसंद नहीं है, और अगर चार्ज पसंद नहीं है हम लोगों को, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस चार्ज को हटाना। यस, तो इस वजह से ये चार्ज आपका डिस्टेबिलिटी लेके आता है। आपने क्या करा, इस चार्ज को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। क्लोरीन ने क्या करा, क्लोरीन का भाई मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन के लिए तो अच्छा हो गया ना कि उसके ऊपर से चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जैसे चार्ज कम हो जाएगा तो उतनी ही उसके पास स्टेबिलिटी आएगी। अब ये चीज पॉजिटिव चार्ज में उल्टी हो जाती है। अगर मान लो यहां मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता तो उस केस में दिक्कत आती। क्यों, बिकॉज अब भी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन अभी भी तो खींचेगा, क्लोरीन खींचेगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ने लग जाता है। नेगेटिव चार्ज को तो स्टेबल करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम करेगा, पर पॉजिटिव चार्ज से तो और इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, तो ये इसको और पॉजिटिव करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, डिस्टेबलाइज कर देता है। एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव चार्ज जो है आपका वो पूरा इसके चक्कर में खराब हो जाता है। तो और याद रखना भी आसान है, माइनस माइनस को स्टेबल करता है और प्लस को डिस्टेबलाइज करता है। अब ये इंडक्टिव माइनस वाला अगर आपने सीख लिया तो प्लस वाला आपका जस्ट इसका ऑपोजिट करेंगे तो आ जाएगा। एक रूल लगता है इसके ऊपर, अगर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो हमें इंडक्टिव के, तो इसके अंदर एक रूल रहता है, इसको बोलते हैं डीएनपी रूल। डीएनपी रूल ये बोलता है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी डिस्टेंस की रहती है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना अच्छा इंडक्टिव। फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे इंडक्टिव के उतने अच्छा आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। एंड लास्ट में पावर, पावर वो जो मैंने अभी आपको इसका सीक्वेंस बताया था, ठीक है। इन तीन सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो इंडक्टिव के सारे क्वेश्चंस आप आराम से बना सकते हो। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो यहां पे कहता है आपको चेक करना है स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। आपको पता नेगेटिव चार्ज को माइनस आई स्टेबल करेगा, तो ये देखना जरा, यहां से एक कार्बन पे एक ग्रुप मैं ऐसे लिख दूंगा, यहां पे एक और दो, तो दो कार्बन पे एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहां देखेंगे तो एक कार्बन पे दो माइनस आई ग्रुप लगे, तो एक कार्बन के बाद दो ग्रुप लगे हुए हैं। और यहां देखोगे एक दो, तो दो कार्बन के बाद एक ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपको डिस्टेंस देनी होती है, तो डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए आपके पास। तो आई थिंक यहां पे एक कार्बन, तो इन दोनों में फिर क्या करेंगे, इन दोनों में लगाएंगे हम नंबर, तो इसमें दो ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप है, तो सबसे बढ़िया स्टेबिलिटी वाला तो सी होगा, फिर तुम्हारा ए होगा। यस, बिकॉज दोनों में डिस्टेंस तो क्या है, कम है। अब आगे बढ़ते हैं, बी और डी। डिस्टेंस दोनों में अभी भी सेम है, दो कार्बन, डिस्टेंस हो गया तो फिर नंबर देखते हैं। नंबर भी दोनों में सेम आ रहा है, एक एक ग्रुप। फिर क्या देखते हैं, लास्ट में देखते हैं पावर। पावर अगर आप चेक करोगे तो NO2 ग्रुप की बहुत ज्यादा होती है इससे इंडक्टिव, तो आंसर हो जाएगा डी। बी यहां से आ जाएगा बी, तेरी बी ए, और ये आ जाएगा डी, और फिर यहां से आ जाएगा बी। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यस, ये हो गया आपके पास। अब इसके ऊपर ना एक तरह का और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सुनो भाई ध्यान नाल, जितने भी आपके ये एसिडिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, एसिड जनरली क्या होता है, अगर आप कभी भी देखोगे, मान लो जैसे HCl है, तो HCl को एसिड की तरह बिहेव करना होता है, तो ये H+ और ये Cl- निकालता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्जुगेट बेस। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। तो आपके जो माइनस आई ग्रुप होते हैं ना, वो इस कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल कर देते हैं। ध्यान यही रखना होता है कि एसिड तब अच्छा कौन सा होगा, अगर ये आपका अच्छा एसिड है, मान लो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तब होता है जब आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाए, दिस बेस शुड बी स्टेबल। अगर ये स्टेबल होगा तो आपका जो एसिड होगा वो तगड़ा होगा।
तो अब ये क्या, इस पे चार्ज जनरली क्या होता है, माइनस, तो माइनस को तो माइनस आई स्टेबल करता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यार ये इसकी स्टेबिलिटी कहां से आ रही है, माइनस आई से आ रही है। तो अगर माइनस आई इफेक्ट इसको स्टेबल कर रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है, वो क्या करेगा, वो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। वही चीज लिखी हुई है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, आपको ये बस दिमाग में रखना है कि वो माइनस वाले इफेक्ट से जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, और ये आगे भी होता रहेगा। तो जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ और जितना ज्यादा माइनस का इफेक्ट, उतनी ज्यादा आपकी क्या हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये आप दिमाग में रखेंगे। जैसे क्वेश्चन करा देता हूं, मान लो ये क्वेश्चन है, कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, एसिडिक स्ट्रेंथ कॉमन पार्ट, वैसे यहां से माइनस हो जाएगा, कॉमन पार्ट ये माइनस हो जाएगा, कॉमन पार्ट ये माइनस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना है, कॉमन पार्ट ये माइनस हो जाएगा। देखो जरा यहां दिख रहा है। अब आपको देखना है जो हट गया अलग है उस पे देखो जरा। हाइड्रोजन का तो क्या होता है सर, इसका तो नो इफेक्ट होता है, तो इसमें तो हम लोग कुछ नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, एक कार्बन के बाद एक ग्रुप, तो एक कार्बन के बाद एक ग्रुप आ रहा है। यहां देखो एक कार्बन के बाद दो ग्रुप आ रहे हैं, और यहां देखो ये माइनस आई है, ये माइनस आई, ये माइनस आई, और यहां देखो एक कार्बन के बाद एक दो तीन, तीन ग्रुप आ रहे हैं। तो यहां पे एक कार्बन के बाद तीन ग्रुप आ रहे हैं। तो अगर मैं माइनस आई का ऑर्डर देखूं तो सबसे तगड़ा डी में लग रहा है, फिर सी में, फिर बी में, क्योंकि सब में नंबर कम होता है, डिस्टेंस बराबर है, सब में नंबर कम होता जा रहा है। तो सबसे बढ़िया डी में माइनस आई हो रहा है, फिर आपका सी में हो रहा है, फिर आपका बी में हो रहा है, और लास्ट में आपका ए में होगा। दिस इज व्हाट, ये आपका माइनस आई का भी ऑर्डर है, माइनस आई भी लिख सकते हो, या आप इसको एसिडिक स्ट्रेंथ भी लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। यस, आगे बढ़ेंगे। अब जो एसिड में होता है, बेस जस्ट उल्टा होता है, एसिड में H प्लस रिलीज होता है, बेस में H प्लस एक्सेप्ट होता है। तो अगर माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, वो डिक्रीज कर देगा। तो ये उल्टा होता है, ठीक है, ये बस उल्टा रखना है ऐसे, ये पूरा बना देता हूं यहां पे मैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, और ये आप लोग ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में भी कर चुके होंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमेशा ऑपोजिट रहता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपका माइनस आई क्लियर हो गया तो प्लस आई में जस्ट हर चीज उल्टी करनी है आपको। भैया माइनस में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते थे, है ना, याद आ रहा है, माइनस में इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होते थे। अब यहां पे क्या होगा, ये मान लो तुम्हारी कार्बन चेन है, दिस इज कार्बन चेन, तो ये क्या करेगा, अब यहां से ना इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा डिफरेंस तो होता ही है, इसकी 2.5 के आसपास आती है, इसकी 2.2 के आसपास आती है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ज्यादा होता है। तो इसने थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स लिए, इसने थोड़े इलेक्ट्रॉन लिए, इसने थोड़े इलेक्ट्रॉन लिए, तो कार्बन पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन चेन की तरफ भेजेगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे, उसको बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। प्लस मतलब एडिशन होता है, तो प्लस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा डोनेट किया जाता है कार्बन चेन के अंदर। अब ये सब कुछ वही चीज है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, वो सारी बातें माइनस आई वाली एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगी यहां पे भी, ठीक है। तो प्लस आई डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कार्बन चेन, ठीक है। अब इसका भी ऑर्डर देख लो जरा, ये इसका ऑर्डर रहता है। जनरली नेगेटिव चार्ज वालों को प्लस आई बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि उनपे इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, तो वो डोनेट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर 3 to 1 डिग्री का रहता है, ठीक है। 1 में भी आपको ध्यान रखना है, जितनी लंबी कार्बन चेन उतना अच्छा आपका जनरली प्लस आई रहता है। और जितना ये आइसोटोप्स होते हैं उसमें सीट मतलब जितना हैवी आइसोटोप होता है उसका प्लस आई उतना बढ़िया रहता है। तो ये आपके पास ऑर्डर रहता है प्लस आई का, इसको याद रखेंगे। तो फिर वही वाली बात, प्लस आई क्या करेगा, जस्ट हर चीज उल्टी करेगा, प्लस प्लस को स्टेबल करेगा, माइनस को बर्बाद करेगा, लिख दिया। प्लस वो माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता था, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम करेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी। आई थिंक इसमें तो कुछ नई चीज बताने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करा देता हूं इसके ऊपर ताकि टॉपिक कवर हो जाए। कहता कंपेयर द स्टेबिलिटी। अगर आप देखोगे हर जगह कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉमन, ये कॉमन, ये देखो कॉमन, और यहां पे ये कॉमन। तो देखो जरा, हाइड्रोजन मतलब नो इफेक्ट, ठीक है। CH3 का मतलब ये एक प्लस आई लगा रहा है, तो एक प्लस आई यहां से लग गया। CH3 दो लग रहे हैं, तो यहां पे दो प्लस आई लग गए। और यहां पे देखो एक कार्बन का NO2 ग्रुप, ये माइनस आई ग्रुप है, तो ये तो बर्बाद कर देगा, पॉजिटिव चार्ज बर्बाद हो गया, तो ये तो अनस्टेबल है, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल। वेयर एज इधर देखोगे तो आई थिंक ये तो बर्बाद है, तो डी की स्टेबिलिटी सबसे कम है। इन तीनों में देखेंगे तो इसमें दो प्लस है, इसमें एक प्लस है, इसमें कुछ नहीं, तो आई थिंक सी सबसे बढ़िया होगा, फिर मुझे लग रहा है बी होगा, फिर मुझे लग रहा है ए होगा, बिकॉज ये प्लस आई से स्टेबल हो रहा है, प्लस प्लस को स्टेबल करता है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। और अब अगर ये मामला क्लियर है तो अब बात करते हैं रिगार्डिंग रेजोनेंस।
क्या होती है रेजोनेंस, देखो यार अभी देखेंगे इसमें क्या एग्जैक्टली रेजोनेंस क्या है। रेजोनेंस के मल्टीपल टाइप्स है, कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब की सब समझते हैं। पहले कॉन्जुगेशन से शुरू करेंगे, उससे रेजोनेंस क्या होती है पता लग जाएगा, और एक बार रेजोनेंस पता लग गई, मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से बन जाएंगे। तो पहले बात करता हूं मैं रेजोनेंस की। तो जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन का आपको या तो ये स्ट्रक्चर दिया जाता है या फिर ये स्ट्रक्चर दिया जाता है। अब जब एक्चुअल में रिसर्च करी गई इसके ऊपर, ऐसा लग रहा कि भैया ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, कि सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है, ऐसा आई थिंक होना चाहिए देख के स्ट्रक्चर, तो या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। पर जब पता करा गया तो ना ही ये ना ही है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ इसका दोनों का एवरेज है, तो ये कुछ ऐसा पार्शियल सा डबल बॉन्ड आता है इसके बीच में ये। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करके एवरेज ले लोगे ना उनकी एवरेज, तो बेसिकली इन दोनों का एवरेज जब ली जाती है तो ये एवरेज स्ट्रक्चर निकल के आता है। इसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसको आप, और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या फिर आप इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोल सकते हो, ठीक है, या हम लोग इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है वैसे, मोटे मोटे आप ये एक दो नाम याद रखना, ठीक है। तो बोला ये जाता है कि एक ऐसा ये दिस इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ अगर इसको सच मान ले तो इससे सारे के सारी चीजें आपकी प्रूफ हो जाती हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक स्ट्रक्चर से आप सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे बेंजीन, उसको आप क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेके जो रेजोनेंस हाइब्रिड निकल के आता है वो एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देगा। वो ये एक्सप्लेन कर देगा कि यहां पे डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, वो सारे बॉन्ड्स आपके सिमिलर होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर होती हैं, वो सारी बातें जो हमने पढ़ रखी हैं। डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं है, पार्शियल बॉन्ड की स्ट्रेंथ आ रही है, यस। तो ये बातें यहां पे लिखी हुई हैं। फॉर सम मॉलिक्यूल्स वन स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। We assume that these molecules remain in more than one structural form. Yes, इनको क्या बोलते हैं, resonating structure, canonical form, contributing structure, uninterrupted structure, बहुत सारे फालतू नाम दे रखे हैं। आइडिया ये समझ आ गया कि मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को एवरेज लेके हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ ऑल दोस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड विच इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब यहां से आप एक्चुअली सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल की एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं अब रेजोनेंस के बारे में कुछ बातें। एक तो ये केमिकल चेंज नहीं है, मतलब आप कभी भी, केमिकल चेंज का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता कभी, तो इसके अंदर कभी भी आप सिग्मा बॉन्ड नहीं तोड़ोगे, ठीक है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को भी देखोगे तो ये कैसे बन जाएगा, बस ये कुछ नहीं करना, ये देखो जरा, ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आपका, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिल जाता। तो पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हो, पाई बॉन्ड इज नॉट केमिकल चेंज, सिग्मा बॉन्ड इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, दैट इज इट इज नॉट अ केमिकल चेंज। यस, इन केमिकल चेंज सिग्मा बॉन्ड टूटता है, इन रेजोनेंस कोई सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है, तो देयरफॉर पाई बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो। और इनफैक्ट यही हरकत भी करते हैं हम लोग। अभी जो मैंने हरकत करी, आप रेजोनेंस में पता क्या करते हो, आप पाई बॉन्ड से लोन पेयर एंड लोन पेयर से पाई बॉन्ड बना सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन डू इन रेजोनेंस। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, यही है मेरे पास, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है मान लो मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूं इस केस में, ये है मेरे पास, मैं लोन पेयर से पाई बॉन्ड बना सकता हूं। अगर आप देखोगे मैं क्या कर सकता हूं, इस लोन पेयर से मैं पाई बॉन्ड बना सकता हूं और पाई बॉन्ड से मैं लोन पेयर बना सकता हूं। तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट आई कैन डू। ये आ गया O माइनस और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है। तो तुम्हें आइडिया पता लग गया, जहां लोन पेयर है वहां पाई बना दो, जहां पाई है वहां लोन पेयर बना दो। ये इंटरचेंजेबल हरकत आप कर सकते हो, यस। और यही चीज हमने बेंजीन में भी करी थी, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, कुछ बातें जो इसमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट रिमेन द सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास ये आपका स्ट्रक्चर है, क्या मैं इसको रेजोनेंस बोल सकता हूं? आई थिंक मैं इसको रेजोनेंस नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन में यहां से उठ के घूमी करने ऑक्सीजन के पास चला गया, ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट रेजोनेंस, ठीक है। तो रेजोनेंस में हर एक आदमी अपने पोजीशन पे रहना चाहिए, क्योंकि कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक करना। सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो केमिकल चेंज होगा, रेजोनेंस केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन रेजोनेंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट रिमेन द सेम, और आई थिंक वो चीज बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इससे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सेम रहने चाहिए। मतलब क्या सेम होना चाहिए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखोगे,
यहां कितने हैं सर, यहां पे 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है, लोन पेयर 0 है तो कितना आ गया सर, ये 2 आ गया। यहां देखो 1 पाई बॉन्ड है प्लस 2 लोन पेयर है, कितने हो गए, 3 आ गए। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो ये रेजोनेंस आप नहीं बोलोगे, मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, और रेजोनेंस के अंदर आपके जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज अगर आपको याद हो, जो थोड़ा बहुत अगर केमिकल बॉन्डिंग याद है, तो जितने भी आपके पाई बॉन्ड बनते हैं, मतलब डबल बॉन्ड जो वाला मामला था ना पाई बॉन्ड वाला, तो वो आपके प्योर ऑर्बिटल से बनते हैं जब वो पैरेलल होते हैं। तो अगर पैरेलल होंगे तो पाई बॉन्ड बन पाएगा, पैरेलल होंगे पाई बॉन्ड बन पाएगा, लेकिन यहां पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो यहां पे पाई बॉन्ड आपका नहीं बन पाता। ये ऐसे ऐसे है, ये वाला जो बनाया ऐसे बना रखा है, तो यहां पे पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो आपको पैरेलल चाहिए, पैरेलल रहेगा पी ऑर्बिटल्स आपके, तभी आपका बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ना हमको कैसे सपना आएगा, कहां हो पाएगा कहां नहीं हो पाएगा, उसे तरीका होता है। तरीका ये है, मैं पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में समझा देता हूं, फिर वही चीज हर जगह अप्लाई हो जाती है। अगर पाई बॉन्ड के बीच में, 2 पाई बॉन्ड के बीच में 1 सिग्मा का गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। अगर पाई बॉन्ड्स के बीच में 1 से ज्यादा सिग्मा बॉन्ड, ऐसे 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये पाई बॉन्ड्स के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। अगर पाई बॉन्ड लगातार आ जाए, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। तो जो रेजोनेंस है वो ना ही यहां होती है ना ही यहां होती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होती है। तो हमको जब भी रेजोनेंस देखनी है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखते हैं, उसके अंदर आपको रेजोनेंस होते हुए दिखेगी। अगर वहां पे नहीं है कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो रेजोनेंस नहीं होगी। तो रेजोनेंस की बड़ी सीधी सी कंडीशन है कॉन्जुगेशन, यस। तो यहां पे अगर आप देखोगे वही चीज यहां लिखी हुई है, रेजोनेंस कहां होगी, रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर होगी। अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम किस किस टाइप है, एक बता दिया मैंने, पाई पाई वाला आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। ये जो है दिस इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब ये और किस किस तरह की हो सकती है, वो सारे केसेस मैंने बना दिए। पाई पाई कॉन्जुगेशन तो आपने ऑलरेडी देख लिया कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में 1 सिग्मा बॉन्ड, तो एक तो ये केस है। और क्या पॉसिबिलिटीज है, लोन पेयर, अगर लोन पेयर पाई की कॉन्जुगेशन, लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर, फिर 1 सिग्मा बॉन्ड, फिर आपका पाई बॉन्ड, इसमें भी आप रेजोनेंस देख सकते हो। सर अगर मान लो लोन पेयर आ जाए, फिर 1 सिग्मा बॉन्ड आ जाए, फिर एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाए, दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल, खाली जगह ना इसके पास, इसमें भी रेजोनेंस देख सकते हो आप। तो ये 4-5 पॉसिबिलिटीज है जो आपको समझ आनी चाहिए, जो आपको याद होनी चाहिए, यहां यहां रेजोनेंस करवा सकता हूं मैं। और कहां हो सकती है, जैसे आपके पास पाई बॉन्ड आ गया, यस, फिर 1 सिग्मा आ गया, और फिर क्या आ गया, एक वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, इसके अंदर भी हो सकती है। बेसिकली ये सीधी सी बात बताता हूं, पाई बॉन्ड, एक ये क्या कहते हैं वेकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर और रेडिकल, इन्हीं के बीच में खेलता है सारा कुछ। एक केस बना दिया, जब इसी से देखो, इसी में पॉजिटिव की जगह रेडिकल बना दिया, तो पाई बॉन्ड सिग्मा रेडिकल, इसके बीच में भी हो सकता है। तो आपको आइडिया बस वही लेना है कि 4 चीजें इसी के बीच में खेलेगा, यहां पाई बॉन्ड होगा, या लोन पेयर होगा, या वेकेंट ऑर्बिटल होगा, या आपका रेडिकल होगा। इनकी आपस की कॉन्जुगेशन से जनरली क्या हो जाता है, आपके पास रेजोनेंस आ जाती है। वही 4-5 केसेस हमने यहां पे देख लिए, ठीक है। चलिए अब आता है इसके ऊपर किस तरह का सवाल बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइप की जो सवाल आते हैं वो तो आता है कि रेजोनेंस क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है कि नहीं लेके आ रहा है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सुनो भाई ध्यान नाल, ठीक है। रेजोनेंस के अंदर अगर आप देखोगे, जस्ट 1 सेकेंड, चलो भाई, तो अब बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटीज के। इसके ऊपर बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। दिमाग में एक चीज रखनी है कि रेजोनेंस जो है वो अनलाइक इंडक्टिव डिस्टेबलाइजिंग हम लोग जनरली नहीं मानते हैं, मतलब उसमें स्टेबिलिटी बनती है। तो यहां पे चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, जनरली रेजोनेंस क्या करता है, दोनों ही चार्जेस को डीलोकलाइज करता है, ठीक है। और अगर वो डीलोकलाइज करता है तो हम लोग एक बात समझ रहे हो, रेजोनेंस विल ब्रिंग स्टेबिलिटी, पहली बात। अब हमको ये देखना रहता है कि कौन सा स्ट्रक्चर, आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत सारे दे देंगे, ठीक है। तो अगर बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके पास हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस केस में ये देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी ला रहा है। बिकॉज जितना ज्यादा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि विच स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल, तो उसी के लिए ऊपर आते हैं, देयरफॉर इसका कंट्रीब्यूशन रियल स्ट्रक्चर पे ज्यादा होगा। तो ये देखते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल तो ये है, ये स्टेप बाय स्टेप चलना है।
5-6 रूल्स हैं, इनको देखो जरा। पहले रूल पे आते हैं और स्टेप बाय स्टेप ही चलना होता है। यहाँ पे देखो भाई, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहाँ पे कितने हैं सर, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितने हैं पाई बॉन्ड देखना जरा, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ कितना है सर, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो सबसे पहला रूल यही आता है कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होगी। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो कुछ भी कर लो, 1 जो है वो 2 और 3 से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये आपका रूल नंबर 1 रहेगा। वही चीज यहां लिखी हुई है, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। सर कल को कुछ ऐसा आ जाए, वैसे तो इसमें भी, अब ये रूल नंबर 2 है, वैसे तो इसमें भी तुम पाई बॉन्ड से कर सकते हो, लेकिन एक रूल 2 और आता है, वो अगर आप चेक करोगे, आप सबके ऑर्बिटल्स देखो। कार्बन के पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज वेकेंट, रिलेटिवली वेकेंट। ये क्या है, ये आपका पूरा भरा हुआ है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो जरा, 8 के 8 है, और यहाँ पे भी कार्बन के पास पूरे हैं, ठीक है। ऑक्टेट बेसिकली हम लोग देखते हैं, कार्बन का कंप्लीट है, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, कार्बन का कंप्लीट है। तो अगला रूल ये बोलता है कि जिसके ऑक्टेट पूरे होते हैं, ज्यादा स्ट्रक्चर्स में ऑक्टेट पूरे, ऐसे इसमें सबके ऑक्टेट पूरे हैं, हाइड्रोजन तो डुप्लेट वाला है उसको हटा दो, यहां पे 2 में है, तो ऑब्वियसली बात है जिसमें ऑक्टेट ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो रूल नंबर 2 आपका यही है कि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट वुड बी लेस स्टेबल। यस, अगला करते हैं, नेक्स्ट इज दिस, कहता है कि आपकी जिंदगी में अगर पहले 2 रूल फॉलो नहीं हो पा रहे, मतलब पहले 2 रूल से आंसर नहीं आ रहा, जैसे इसमें देखोगे 2 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी सबके ऑक्टेट पूरे, उसमें भी सबके ऑक्टेट पूरे, तो अगर आपके पहले 2 रूल फेल हो जाते हैं, फिर आता है थर्ड रूल, वो बोलता है कि जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल वाला चार्ज से ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है, वो चार्ज स्पीसीज से ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आएगी, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज जो होती हैं वो उस पर चार्ज नहीं है, और चार्ज बर्बादी है, ठीक है, हमको चार्ज कम से कम चाहिए। तो ये आपका रूल नंबर 3 बन जाता है कि अनचार्ज वाले ज्यादा स्टेबल होंगे चार्ज से, ठीक है। अगला करते हैं, सर कल को कुछ ऐसा आ जाए, इसमें अगर आप देखोगे दोनों में पाई बॉन्ड बराबर है, सब में ऑक्टेट बराबर है, ठीक है, और सब में आपकी दोनों में चार्ज आ रहा है, एक एक चार्ज आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि पहले तीनों रूल फेल हो जाए, फिर चौथा क्या करना है, चौथा ये बोलता है, वो सीधी सी बात है यार, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज्यादा होगा उस पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो भैया स्टेबल होगा, ठीक है, एंड उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भैया अनस्टेबल होगा। बस ये रूल बनता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे आपको क्या रखना है, उस पे आपको नेगेटिव चार्ज रखना है। तो नेगेटिव चार्ज देखो यहां पे किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है, नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है सर, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो मुझे लगता है इस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज दैट सेकंड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर से। वही लिखा हुआ है, वही यहां पे उसके टर्म्स में लिखा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। वैसे वही चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव आप वैसे याद कर सकते हो। इसके बाद अगर ऐसा कुछ आ जाए, जैसे ये तो कर ही लिया था हमने, फर्स्ट वाला तो कर ही लिया था, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, बट सेकंड और थर्ड में अभी पंगा आ रहा है। अगर आप सेकंड थर्ड में लगाओगे, पाई बॉन्ड भी बराबर है, ठीक है, देखो जरा पाई बॉन्ड बराबर है, ऑक्टेट भी एक बंदे का कम है, उसमें भी एक बंदे का कम है, दोनों पे प्लस माइनस चार्ज, दोनों पे प्लस माइनस चार्ज, दोनों पे कार्बन कार्बन पे चार्ज, दोनों पे कार्बन कार्बन चार्ज। तो अगर कभी पहले चारों रूल फेल हो जाए, ठीक है, 4 के पूरे खत्म हो गए, उसके बाद आखिरी रूल आता है, वो बोलता है यार प्लस और माइनस के बीच में होता है अट्रैक्शन। देखो जरा, प्लस और माइनस इनके बीच में होता है अट्रैक्शन, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो आपको दिमाग में रखना कि जितने ये पास होंगे उतना अट्रैक्शन तगड़ा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां प्लस माइनस चार्ज बिल्कुल पास पास में, ठीक है, यहां प्लस माइनस दूर दूर हो गए। तो यार ये जो स्ट्रक्चर होगा दूसरा, वो आपके तीसरे से ज्यादा स्टेबल होगा। पहला तो हमें पता है, दूसरे और तीसरे से ज्यादा स्टेबल था ही, वो तो हमने फर्स्ट रूल से कर दिए थे। तो ये रूल बोलता है कि ऑपोजिट चार्जेस को पास रखो और सेम चार्जेस को दूर रखो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, कि ऑपोजिट पास और सेम वाले दूर। लेकिन लगाना कब है, जब पहले चारों फेल हो। आप लोग सेंटी हो जाते हैं इस रूल को देख के कि नहीं मैं तो पहले ये लगाऊंगा, अच्छा लग रहा है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस आर क्लोजर या लाइक चार्जेस आर फार्दर वुड बी मोर स्टेबल। और अगर कब को ये सारे फेल हो जाए, जो कि बहुत रेयर होगा, तो यार इंडक्टिव स्टार्टिंग में करवाया था उसको यूज कर लेगा, ठीक है। तो फिर इंडक्टिव से आपको आंसर करना पड़ेगा। ऑलराइट, वो तो कराई दिया आपको। चलो फिर अगर हो गया ये सब, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता कंपेयर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी।
करो भैया, देखना कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। यहां पे एक पाई बॉन्ड है, यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो पहला वाला दूसरे से ज्यादा स्टेबल होगा। एक पाई बॉन्ड नहीं कर पाएंगे। ऑक्टेट सबके पूरे होंगे, चेक कर लेना, सबके ऑक्टेट पूरे होंगे, इसमें भी सबके ऑक्टेट पूरे हैं। फिर थर्ड आता है चार्ज, ये अनचार्ज है, वो चार्ज है, दिस इज अनचार्ज और दूसरा चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है अनचार्ज की स्टेबिलिटी चार्ज से ज्यादा होगी। इसके बाद इस पे आते हैं, पहला रूल फेल हो रहा है, दूसरा रूल भी फेल हो रहा है, पहला पाई पाई फेल हो रहा है। ऑक्टेट सबके पूरे हैं, सबके पूरे हैं, चार्ज ये भी है, चार्ज वो भी है। फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वहां भगाया जाता है, इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन, और अगर कभी भी लोकलाइज चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहें तो वो चार्ज क्रिएट करेंगे, अगर डीलोकलाइज कर दोगे तो चार्जेस कम हो जाएंगे, तो उससे हमेशा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी आती है। तो इसमें रेजोनेंस में प्लस वाले भी और नेगेटिव भी हम दोनों को स्टेबल कर सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ही हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, प्लस हो या माइनस हो यहां पे फर्क नहीं पड़ता, यहां पे क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, तो ये मुझे लगता है एक पाई का रेजोनेंस हो रहा है, इसको कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, यहां पे 2 पाई का कॉन्जुगेशन हो रहा है। वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, यहां पे 3 पाई का कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो 3 पाई सबसे ज्यादा, फिर 2 पाई और फिर 1 पाई। तो यहां पे आपका रेजोनेटिंग इसकी तरह से आप लोग स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, ज्यादा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, चलिए, तो अब ऑर्डर क्या रहता है, यही जो रेजोनेंस वाला है, तो जो रेजोनेंस होता है वो जनरली आपका इंडक्टिव से ज्यादा तगड़ा इफेक्ट होता है, ये हमेशा याद रखना है कि कॉन्जुगेशन इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जुगेशन होती है वो आपके पाई बॉन्ड से जाती है, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटते हैं इसमें। इंडक्टिव जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड से जाती है। अब सिग्मा बॉन्ड तगड़े होते हैं तो उसके थ्रू जो इफेक्ट्स मूव करते हैं थोड़े से वीक होंगे, ठीक है, वेयर एज पाई बॉन्ड तगड़े होते हैं, सॉरी वीक होते हैं, तो इसके थ्रू मूवमेंट आसानी से होता है, पाई बॉन्ड टूट ही जाता है बड़े आराम से, तो मूवमेंट आसानी से कराई जा सकती है। वही चीज यहां लिखी हुई है, कॉन्जुगेशन ऑपरेट्स वाया वीकर पाई बॉन्ड्स वेयर एज इंडक्टिव ऑपरेट्स वाया स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये याद रखना है, कॉन्जुगेशन इज ऑलवेज ग्रेटर इफेक्ट देन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव। तो काम करता है, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, जितना भी तक करा है सब अप्लाई करते हैं इसके अंदर। जैसे ये क्वेश्चन है, यहां देखोगे कॉमन 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 कॉमन, तो ये क्या हो गया, यहां लगेगा सर नो इफेक्ट, ठीक है, यहां क्या लगेगा, एक कार्बन के बाद एक माइनस, तो एक कार्बन के बाद एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहां देखो ये माइनस आई है, ठीक है, स्टेबल करेगा, नेगेटिव चार्ज है। एक कार्बन के बाद 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो एक कार्बन के बाद 2 ग्रुप लगे, कौन से, माइनस आई वाले। इधर देखो ये है लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेशन, तो यहां पे 2 पाई की कॉन्जुगेशन हो रही है, और ऑब्वियस सी बात है कॉन्जुगेशन तो तगड़ा इफेक्ट है, तो सबसे तगड़ी स्टेबिलिटी आपको डी लेके देगा, फिर आपको सी लेके देगा, फिर आपको बी आएगी, और फिर आपका ए में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो डी सी बी ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, तो ये आपके पास आ गया इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मीजोमेरिक इफेक्ट। अब सुनो जरा ध्यान नाल, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस ही एक तरह की, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीटेरो एटम्स। कार्बन हाइड्रोजन जो होते हैं नॉर्मल अपने देखते हैं ऑर्गेनिक में, इसके अलावा जितने भी आते हैं इनको बोलते हैं हेटेरो एटम्स या हीटेरो एटम्स। इनमें जब रेजोनेंस होती है, जब भी ये इन्वॉल्व हो रेजोनेंस के अंदर, उसको बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो रेजोनेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीटेरो एटम इज कॉल्ड मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये क्या होता है, 2 तरह की होती है, प्लस होंगे, जैसे प्लस आई माइनस आई था वैसे ही है, अगर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे जाएंगे कार्बन चेन को तो प्लस बोल देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए जाएंगे तो माइनस बोल देंगे, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो पहले प्लस वाला देख लेते हैं, प्लस एम इफेक्ट क्या होता है। देखो जरा, ये कार्बन चेन है, दिस इज कार्बन चेन, तो ये ग्रुप जो है ये क्या कर रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, ध्यान नाल देखना जरा, इट इज डोनेटिंग, ठीक है। तो ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन, अगर ये डोनेट कर देगा और रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस किसे कर सकता है सर, यहां पे लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, वो होनी चाहिए रेजोनेंस। रेजोनेंस हो रही है और हेटेरो एटम इन्वॉल्व है, तो मीजोमेरिक लग जाता है। तो ये क्या करेगा, ये स्ट्रक्चर आप देखो ऐसा बन जाएगा कुछ, यस दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो ये आपके पास अकॉर्डिंगली रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाएगा। पॉइंट ये है कि प्लस एम में आपका जो पहला एटम होता है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए,
मेन कंडीशन यही है कि जो पहले वाला एटम है ना, इस पे लोन पेयर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे क्या हो सकता है, और अगला बंदा ऑब्वियसली बात है रेजोनेंस कर पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन रेजोनेंस होनी चाहिए, ठीक है। रेजोनेंस तो होनी चाहिए, लेकिन पहला जो फर्स्ट एटम होता है, पहला कनेक्टेड फर्स्ट एटम जो होता है, ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। तो आप लोग प्लस एम इफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, इसमें भी वही हरकत, ठीक है। पहले एटम के पास क्या है, पहले एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है, और कार्बन चेन देखो ये लोन पेयर सिग्मा अब पाई है, तो क्या यहां पे रेजोनेंस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी प्लस एम है। तो तुम्हारा मेन कंडीशन ये है कि जो प्लस एम ग्रुप हो उस पे लोन पेयर हो और अगला रिसीव करने लायक हो। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास पाई बॉन्ड है, या हो सकता है उसके पास क्या है, खाली वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज यहां पे आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, ठीक है। दैट इज एटम ऑफ प्लस एम ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन मस्ट हैव लोन पेयर। इसके पास आपके पास लोन पेयर होना चाहिए, यस। और जो अगला आदमी होना चाहिए वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर पाए। तो कार्बन थ्रू विच हेटेरो एटम इज कनेक्टेड मस्ट बी एबल टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो पाई बॉन्डेड हो या उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब वही वेकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, यस। अब आता है कि ये इलेक्ट्रॉन प्लस साइन इफेक्ट क्या क्या करता है। यार प्लस प्लस को क्या करता है, सीधी सी बात, हमेशा ये याद रखना है, प्लस प्लस को स्टेबल करेगा, माइनस को क्या करता है, बर्बाद करता है, यस। तो आपको इस तरह से सोचना है, क्या करेगा ये, इट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा जा रहा है। स्टेबलाइज करेगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या कर देता है उससे, इट इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो वही प्लस आई वाली चीजें है ना, तो प्लस आई वाली चीजों दिमाग में रखोगे तो मामला सेट हो जाएगा, यस सर। अब देखो जरा ऑर्डर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी ऑर्डर जो रहता है आपका, यार मीजोमेरिक ना और तगड़ा होता है कंपेयर टू कॉन्जुगेशन एंड कंपेयर टू इंडक्टिव। क्योंकि मीजोमेरिक से क्या होता है, जो कार्बन चेन है उसमें वेकेंट ऑर्बिटल्स को भी कंप्लीट किया जाता है, उनकी स्टेबिलिटी पूरी हो जाती है। देखो जरा यहाँ पे, ये देखो जरा दिस, यहाँ पे क्या हुआ, ये कार्बन बेचारा पहले वेकेंट ऑर्बिटल था, अब क्या हुआ इसके बाद, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो इस कार्बन चेन में क्या होता है, भयंकर स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन चेन के ऑर्बिटल्स पूरे हैं, इट इज वेरी वेरी स्टेबल। तो इसमें क्या रहेगा, आपका ये इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट की जो टेंडेंसी रहती है वो कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है, एंड एज ग्रेटर, तो कॉन्जुगेशन तो इंडक्टिव से तगड़ा है ही है। तो एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यस, ये क्वेश्चन है, फिर वही वाली बात, इसमें तो भैया कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इस पे आ रहा है प्लस आई इफेक्ट, ये एक प्लस आई लग रहा है इस पे क्या हो रहा है, देखो वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा पाई, तो ये हो रहा है 1 पाई कॉन्जुगेशन, यस सर। इसमें क्या हो रहा है, ये देखो वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा लोन पेयर, और ये हीटेरो एटम है, तो ये क्या कर सकता है सर, ये प्लस एम कर सकता है। और इसमें देखो जरा वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा सिग्मा, 2 सिग्मा आगे तो फिर रेजोनेंस रेजोनेंस गई, यस। अब ये बेचारा एक ही काम कर सकता है पूरे का पूरा, वो कर सकता है माइनस आई, तो ये तो बर्बाद करेगा प्लस चार्ज को। तो आंसर हो जाएगा, सबसे जबरदस्त प्लस वाले होते हैं, प्लस एम वाले, फिर कॉन्जुगेशन, फिर आ गया टोडा इंडक्टिव, ठीक है। ये तो अनस्टेबल है ना, इसको तो स्टेबिलिटी देखनी नहीं, इनके तो देखनी नहीं। तो यहां पे आ गया मीजो, कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, एंड फिर आ गया आपके पास ये तो बर्बाद है, और फिर आ गया ए, और फिर आ गया आपका ई, क्योंकि ये ई वाला तो अनस्टेबल हो गया। तो ऑर्डर हमेशा वही करना है, कॉन्जुगेशन सॉरी मीजोमेरिक, कॉन्जुगेशन एंड योर इंडक्टिव। स्टेबिलिटी में हमेशा आप उस तरह से जज करेंगे, ठीक है। चलिए अब प्लस एम की 1-2 बातें और कवर कर लेते हैं, फिर ये कवर हो जाएगा, ठीक है। पहला है इंटेंसिटी ऑफ प्लस एम इफेक्ट जो होती है, इट डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। क्यों होता है, देखो जरा, अगर ये हमारे पास है अलोंग द पीरियड एलिमेंट्स है, ये अगर आप देखोगे अलोंग द पीरियड है, तो ये भी प्लस एम कर रहा है, ये भी प्लस एम कर रहा है, तो कहता है इनका ऑर्डर इस प्रकार से होगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज प्लस एम में इलेक्ट्रॉन्स दान करने हैं, और आप लोग जानते हो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो डोनेशन कैपेसिटी क्या हो जाती है, डोनेशन कैपेसिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना, वैसे वैसे दिक्कत ज्यादा आएगी, आपका प्लस एम उतना इजीली डोनेट नहीं हो पाएगा। तो ये इजीली डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट है, इसकी ज्यादा है तो अपने पास रखना चाहेगा, इसकी सबसे ज्यादा है तो ये बिल्कुल ही नहीं देना चाहता है। तो जैसे आप अलोंग द पीरियड जाओगे प्लस एम इफेक्ट बर्बाद होता है, ठीक है। अच्छा सर डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एक्चुअली हम लोगों की इंक्रीज होती है, सॉरी डिक्रीज होती है, मतलब ये ऑर्डर ये रहता है। सर ऐसा क्यों है, डाउन द ग्रुप क्या हो गया ऐसा, भाई देख प्लस एम में कर क्या रहा है तू, इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के पाई बॉन्ड ही तो बन रहा है लास्ट में, तो यहां पे पाई बॉन्ड बनता है, तो ये कार्बन का 2p से इसका 2p, इधर पाई बॉन्ड बनेगा 2p से 3p, इधर पाई बॉन्ड बनेगा 2p से 4p, इधर पाई बॉन्ड बनेगा 2p से 5p। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो पाई बॉन्ड वीक होता जा रहा है,
और स्टेबिलिटी किससे आती है? बॉन्ड बनाने से तो आ रही है स्टेबिलिटी। तो ऊपर से नीचे आने पे आपका, क्योंकि प्लस एम की मतलब ये बॉन्ड वीक होता जा रहा है, इस वजह से प्लस एम वीक हो जाता है। तो दिमाग में एक चीज रखना है, अलॉन्ग पीरियड जाते हो तो भी प्लस एम वीक हो रहा है, और ऊपर से नीचे जा रहे हो तो भी प्लस एम क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। ये आपको फाइनली याद रखना होता है इसमें, ठीक है। बस इसके ऊपर जितने सवाल बन सकते थे सब कवर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज दिस, दैट इज माइनस एम ग्रुप। अब सुनो जरा ध्यान नाल, माइनस जस्ट उल्टा है, ठीक है, जस्ट उल्टा है प्लस के। प्लस क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो वो रेजोनेंस जो हीट्रो एटम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन चेन से विड्रॉ कर रहा है। जैसे ये देखो जरा, ये ग्रुप है, ये कर रहा है, ये कार्बन चेन है आपकी, तो कार्बन चेन से आपका इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रेजोनेंस के थ्रू। तो ये खींच सकता है रेजोनेंस के थ्रू? बिल्कुल खींच सकता है। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? माइनस एम ग्रुप बोलूंगा। तो ऐसे ही क्या ये इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? खींच सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन होता है इसके पास क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑक्टेट होता है। तो आइडिया ये है कि यहां पे व्हाट इज द माइनस एम ग्रुप? माइनस एम ग्रुप को कौन कैसे क्लासिफाई कर सकते हो भाई? ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले, यस, जो रिसीव कर सके। तो या तो पाई बॉन्डेड हो या फिर उसके पास एक्सटेंडेड ऑक्टेट का ऑप्शन हो, कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके एक तरह से। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वही चीज यहां पे लिखिए, कंडीशंस फॉर माइनस एम ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो होना चाहिए, इट शुड बी पाई बॉन्डेड, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए टू रिसीव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द कंडीशन फॉर योर माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। और माइनस एम स्टेबिलिटी वाली चीज सारी वो माइनस आई वाली लग जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस को स्टेबल करेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कम करता जाएगा। तो इट स्टेबलाइजेस द नेगेटिव चार्ज एंड इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। आई थिंक जो माइनस आई वाली हरकतें हैं वही सारी बातें आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो क्वेश्चन आ गए वाला, करते हैं जरा इसको। तो क्या होएगा? यहां पे आप देखोगे नो इफेक्ट, ठीक है। इधर देखोगे ये प्लस आई है, दिस इज अ प्लस आई ग्रुप, तो ये तो अनस्टेबल कर देगा इसको, ठीक है। इधर देखो जरा, ये रेजोनेंस है, देखो जरा, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये 1 पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल कॉन्जुगेशन हो गई। और यहां देखो लोन पेयर सिग्मा पाई और हीट्रो एटम इन्वॉल्व है, तो ये क्या हो सकता है इसमें केस में? इस केस में आपका माइनस एम हो सकता है, और माइनस एम तो सबसे तगड़ा मानेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का? डी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आपका आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा आपका ए, और बी तो बिल्कुल बर्बाद है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। चलिए, ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब इसके भी ऑर्डर कर लेते हैं। देखो यार, वही वाली बात, ठीक है। आपका डाउन द ग्रुप ये भी बर्बाद होता है, ठीक है, ये भी बर्बाद होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? वीक होती जा रही है। तो आपका डाउन द ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, तो आपका डाउन द ग्रुप जाओगे तो जो माइनस एम है ये डिक्रीज करता है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिसीव करने होते हैं, तो अलोंग द पीरियड क्या हो जाता है? अलोंग द पीरियड आपका जो माइनस एम है वो अच्छा हो जाता है। बस ये दिमाग में रखना है। तो प्लस एम में क्या होता था? अलोंग भी कम होता था, यहां भी कम होता था। तो ये प्लस एम का ऐसा होता है, दिस इज प्लस एम। तो ये यहां भी बर्बाद होता है और ये यहां भी बर्बाद होता है, ठीक है। चलो, इसका तो रीजन सेम ही हो गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रही है। अलोंग द पीरियड क्या रीजन देते थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स रिसीव डोनेट करना चाह रहा था इसलिए इसकी कम हो जाती है, ये रिसीव करना चाहता है इसलिए इसकी बढ़ जाती है। तो दिस इज द फाइनल ऑर्डर रिगार्डिंग मेसोमेरिक इफेक्ट। और अब आपका इसके बाद स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, जिसको हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं या नो बॉन्ड रेजोनेंस बोल सकते हो, बेकर नेथन इफेक्ट बोल सकते हो। इसमें दिमाग में एक चीज रखनी है कि ये 3 जगह पे आपको दिखती है। कार्बोकेटाइन में दिखेगी, ये आपको डबल बॉन्ड में दिखेगी, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या बेंजीन रिंग, या फिर आपको रेडिकल्स में दिखेगी। कार्बोकेटाइन में सही से समझ लोगे, हर जगह कॉपी पेस्ट ही होता है इसमें। अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहां पे होगी, ठीक है। पहला यही चीज, कहां पे होगी, कैसे होगी फिर देखते हैं। बट कहां पे होगी उसके लिए क्या देखना है? सबसे इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू योर ग्रुप्स। तो आपका जो कार्बोकेटाइन है या पाई बॉन्ड है या रेडिकल है, उसके रिस्पेक्ट में एक अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो आपको दिखेगी। जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए ये हमसे पूछ रहा है कि कहां पे हाइपर कॉन्जुगेट होगी। तो ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, इसके पहला कार्बन अल्फा होता है, क्या उस पर हाइड्रोजन है? हाँ, तो इसमें अंदर हो जाएगी। ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बन अल्फा, क्या हाइड्रोजन आ रहा है? नहीं। अल्फा, क्या हाइड्रोजन आ रहा है? नहीं। तो इसके अंदर आपको नहीं दिखेगी हाइपर कॉन्जुगेशन। रेडिकल, रेडिकल का पहला कार्बन
इस पे क्या हाइड्रोजन दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं, तो ये दिखा देगा। ये आ गया CH2, इसके बगल में आप H लिख दोगे, तो आई थिंक कोई कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन होता तो अल्फा हाइड्रोजन होता, तो इसमें तो नहीं दिख रही है आपको। इसमें वही वाली बात, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसमें नहीं होगी। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा, इस पे हाइड्रोजन आ रहा है तो इसमें हो जाएगी। कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये पहला आ रहा है, इसमें अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसमें हो जाएगी। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा, इस पे हाइड्रोजन दिख रहा है, इसमें हो जाएगी। ये बेंजीन रिंग है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, अल्फा के रिस्पेक्ट यहां पे हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यस, तो ये हो जाएगी। तो मतलब तुम्हें ये समझ आ गया कहां पे होगी कहां पे नहीं होगी। आई थिंक द जस्ट इज क्लियर। अब आता है कि ये अगर होती है तो ये किस तरह से होती है, उस पे आते हैं। यहां अगर आप देखोगे तो आपको ना ये एक्चुअली एक तरह से रेजोनेंस है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो जाती है। आप यहां से बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, ऐसे सोचो कि इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक कर दोगे तो कार्बन में नेगेटिव, हाइड्रोजन में पॉजिटिव, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो कार्बन का चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है, तो इसने रेजोनेंस करनी है क्योंकि लोन पेयर सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल, तो रेजोनेंस करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अगर सर कल को ये वाला टूटता, ये देखो जरा, ये वाला टूटता तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता, ये वाला टूटता तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता। तो आइडिया ये कि तीनों स्ट्रक्चर्स आपके सामने बन रहे हैं, तो मतलब इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस बन रही है एक तरह से। हाँ, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इफेक्टिवली इन हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड आपका बन नहीं रहा। ठीक है, तो दो चीजें देखनी है, एक तो जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है हर से एक स्ट्रक्चर बनता है, तो नंबर ऑफ रेजोनेट आपसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पूछ लेगा, बोल देना जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने रेजोनेटिव इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये दिमाग में रखना है आपको। यस, दूसरी बात, आपके पास ये सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। चलो भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स। आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, सिग्मा पी कॉन्जुगेशन ये होता है। अब जो हरकत वही चीज यहां पे मेंशन करी है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने हैं, जितने आपके पास आएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। यस, और स्टेबिलिटी उसी पे डिपेंड करेगी, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, बिकॉज उतनी ज्यादा आपकी रेजोनेंस हो पा रही है। ठीक है, आगे अगर मैं बोलूं, जैसे क्वेश्चन ही ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो जैसे मान लीजिए यहां पे मेरे को बोलना है कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो यहां पे क्या आपके पास, यहां पे तो भैया आप बोलोगे नो इफेक्ट, दिस इज नो इफेक्ट। ठीक है, इसमें देखो जरा, अल्फा कार्बन पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। इधर देखो जरा, यहां पे ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखो अल्फा अल्फा अल्फा, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा इसमें लग रहा है, फिर आपका इसमें लग रहा है, फिर आपका इसमें लग रहा है, तो इसमें कुछ लग ही ना बेसिकली। तो ये आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी कार्बोकेटाइन पे, बिकॉज ये क्या है, एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है आपको, तो जैसे हरकत इसमें करी ना, जो हरकतें हमने कार्बोकेटाइन में करी, वही डबल बॉन्ड में, वही आपके रेडिकल में। तो ये एक बार देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास है, कहता है हाइपर कॉन्जुगेटिव रेडिकल, आई थिंक सेम चीज है, कार्बोकेटाइन की जगह पे अगर रेडिकल बना दोगे तो बात वही बन जाएगी, है ना, बस वही वाली बात है। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उतना ही है, सेम आपको देखना है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन से क्या होती है, रेजोनेंस हो जाती है। इसमें भी फॉर्मूला सेम है, इसमें भी स्टेबिलिटी सेम है। देखो जरा, फॉर्मूला भी एकदम सेम है यहाँ पे कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा उतने आपके स्ट्रक्चर्स, एंड स्टेबिलिटी का भी एकदम सेम। तो आई थिंक डिक्टो सेम क्वेश्चन है, डिक्टो सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। जैसा कार्बोकेटाइन वैसे ही आपका रेडिकल, एंड ऑलमोस्ट सिमिलरली आपका क्या होता है, ये पाई बॉन्ड रहता है। ध्यान रखने वाली बात बस ये है, इसमें भी सिग्मा पी कॉन्जुगेशन है, बस पाई बॉन्ड जब आता है उसके अंदर जो होता है वो आपका सिग्मा और पाई स्टार कॉन्जुगेशन होता है। बस ये दिमाग में रखना, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है। यहां पे भी क्या है, आपने बॉन्ड तोड़ा तो एक बार यहां रेजोनेंस होगी इसके बीच में, यहां करोगे इसके बीच में, यहां करोगे इसके बीच में। तो आइडिया ये है कि जब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ये देखना भाई ध्यान नाल, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपका, यहां से आगे आपके पास, ठीक है, ये आपके पास, ये तो नेगेटिव वाला कर दिया इधर, H प्लस होना चाहिए था चाचा, ये प्लस। ठीक है, देखो भाई, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे माइनस, ठीक है, ये इस तरह से मान लो, ये ब्रेक करा माइनस, ये करा प्लस, तो ये माइनस अगर इधर आएगा तो ये रेजोनेंस में इधर जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर यहां पे हमने सारे बना रखे हैं। ठीक है, हरकतें सेम है, बाकी नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, एंड स्टेबिलिटी जो पाई बॉन्ड की होगी वो अल्फा हाइड्रोजन के प्रोपोर्शनल होगी। आई थिंक बाकी सारी बातें सिमिलर है इसमें, बस वो सिग्मा पाई स्टार कॉन्जुगेशन होता है इन योर पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी का एक केस बनता है, ये सारे के सारे जो हमने पढ़े ना अभी तक, इन सबको बोलते हैं प्लस एच, बिकॉज इसमें हमेशा डोनेशन होती है। एक ये केस आता है जिसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं माइनस एच, ये उल्टा है।
अभी तक इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट हो रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहां से विड्रॉ होने लग जाते हैं। अगर आप ध्यान नाल देखोगे तो यहां क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया जाता है। अगर देखोगे इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो तो ये प्लस, ये माइनस जब इधर आएगा ना, यहां से बॉन्ड ब्रेक होने लग जाता है। तो ये वाला बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक कर जाता है। देखो जरा Cl माइनस है, तो ये कार्बन चेन से यहां पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा, तो इसको बोलते हैं माइनस H। अभी तक सारे प्लस H हो रहे थे, बट यहां पे क्या हो गया, विड्रॉ होने लग जाता है। तो जब आपके हेलोजेंस लग जाते हैं तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे माइनस H का स्कोप आपके पास रहता है। तो पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में आप माइनस H कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो आई थिंक ये बात इज वेरी कॉमन सेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन से भी वीक है, बिकॉज ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस तो इंडक्टिव से तगड़ा है, लेकिन क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जाता है तो ये आपका एक तरह का वीक रेजोनेंस है। तो इसलिए ये फाइनल ऑर्डर रहेगा प्रायोरिटी का, मीजो सबसे तगड़ा, फिर कॉन्जुगेशन, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फिर इंडक्टिव, ठीक है। तो ये चीज यहां पे लिखी भी हुई है, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इज लेस इफेक्टिव बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा के थ्रू जाती है और कॉन्जुगेशन आपकी पाई के थ्रू जाती है। यस, अब आते हैं प्लस एम इफेक्ट पे। एम इफेक्ट जो होता है, एक चीज सुन लो, एम इफेक्ट मेटा पोजीशन से कभी ऑपरेट नहीं करता। आई थिंक ये बात समझते हैं आप। पहला ये जो पोजीशन होती है दिस इज कॉल्ड ऑर्थो, ये ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है। तो जब भी हम लोग रेजोनेंस करते हैं ना, तो अगर देखोगे रेजोनेंस में ऑर्थो पे चार्ज आएगा, पैरा पे चार्ज आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा, पर कभी भी मेटा पे चार्ज नहीं आता। और क्योंकि कभी भी मेटा पे चार्ज नहीं आता, तो जो आपका एम इफेक्ट होता है वो कभी भी जिंदगी भर याद रखना, वो कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा मेटा पोजीशन से। इसका आगे जाके रूल आता है, चाहे फिर वो प्लस एम हो चाहे फिर वो माइनस एम हो, एम इफेक्ट अगर है वो कभी भी ऑपरेट नहीं करता। एक चीज और सुन लेना, हेलोजेंस के केस में बस ये काम आता है, आई थिंक लिखा ही होगा मैंने कहीं ना कहीं, नहीं भी लिखा कोई बात नहीं। हेलोजेंस के केस में बस याद रखना, आगे जाके बता दूंगा, जो इसके एम इफेक्ट होते हैं, ठीक है, वो तगड़ा होता है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इसके प्लस एम से तगड़ा होता है। ये आगे जाके इसको यूज करेंगे हेलोजेंस के केस में। बस ये ऐसा केस है जिसमें इंडक्टिव तगड़ा हो जाता है मीजोमेरिक से, बिकॉज हेलोजेंस का माइनस आई बहुत स्ट्रांग रहता है। आगे जाके इसका डिस्कशन करूंगा। अभी काम करते हैं, अभी बात करते हैं एरोमेटिसिटी की। ये एक और केस कवर हो जाता है, इसके बाद मोटे मोटे इफेक्ट्स आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर एसिडिक बेसिक्स हम देखेंगे। तीन तरह के होते हैं एरोमेटिसिटी के बेसिस में, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है एंटी एरोमेटिक, एक होता है नॉन एरोमेटिक। क्या होते हैं एरोमेटिक वगैरह, इसको देखने के लिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये बेंजीन जो होता है ना, इसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। वेरएस ये रिंग आती है साइक्लोब्यूटाडीन, ये क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक आपके नॉर्मल इसके अलावा जो केसेस है, जैसे ये आपका एक नॉन एरोमेटिक का केस बता देता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब ये सर कैसे पता लगना है कौन एरोमेटिक, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक, उसके लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको देखना था कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, रूल नंबर 1। फिर आपको देखना उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और तीसरी चीज उसके लिए प्लेनैरिटी इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी चीज फेल हुई तो बंदा आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक। जैसे अगर इस केस में देखते तो यहां पे देखो जरा, क्या पाई सिग्मा पाई 2 सिग्मा, तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां से अपन सीधा नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो फिर उस केस में हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एरोमेटिक का और एंटी एरोमेटिक का। वही चीज यहां लिखी हुई है, अगर दोनों कंडीशन बन जाए तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बन सकता है। वो कैसे पता लगना है, आपको इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करने हैं जो डीलोकलाइज हो रहे हैं इन द रिंग, वो काउंट करने बताता हूं भी। अगर जैसे मैं इसी एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें चेक करोगे साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन एंड प्लेनर होते हैं। तो यहां एरोमेटिक होगा एंटी एरोमेटिक होगा, इसमें काउंट करना है। यहां लोन पेयर प्लस पाई बॉन्ड बेसिकली, तो जो रेजोनेंस में है कितने हो गए सर, इसमें 3 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, लोन पेयर रेजोनेंस में 0 आ रहा है, 3 का मतलब ऑड का मतलब सीधा सीधा लिखोगे आप लोग एरोमेटिक। इसमें पाई सिग्मा 2 आ रहे हैं, लोन पेयर इसमें है नहीं, कितना 2 का मतलब क्या हो गया, इवन का मतलब एंटी एरोमेटिक। ये आपको दिमाग में रखना है, इस तरह से मामला चलता है, ठीक है। चलिए, तो ये अगर आपको क्लियर है, वही चीज यहां लिखी है, ऑड एरोमेटिक इवन एंटी एरोमेटिक। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए। जैसे ये यहां पे देखो जरा, सिग्मा एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक पाई सिग्मा ये तो कर ही लिया, ये तो एरोमेटिक होता है और ये एंटी एरोमेटिक होता है। ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया हमने अभी, ठीक है। इस पे आते हैं, यहां पे देखो क्या साइक्लिक है, हाँ, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन, हाँ, प्लेनर है, हाँ,
तो क्या बच गया इसके अंदर? सर इसके अंदर आई थिंक काउंट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक पाई बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, तो सर एक मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक, ये एरोमेटिक हो गया। इधर देखो पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा, तो सर ये क्या हो गया? साइक्लिक है, कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, इसमें 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 0 लोन पेयर आ रहे हैं, 2 मतलब सर इवन मतलब एंटी एरोमेटिक। इधर देखो जरा, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस वाले काउंट करने हैं। तो पाई सिग्मा रेजोनेंस में ये है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, तो कॉन्टिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, सब कुछ कंडीशन मीट हो रही है, प्लेनर भी है। तो कितने आएंगे सर? एक पाई, तो 2 पाई प्लस एक लोन पेयर काउंट करना है, बिकॉज यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस में तो बस यही है, ये रेजोनेंस कर रहा है, दोनों रेजोनेंस नहीं करेंगे। यस, तो 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब एरोमेटिक। इसी तरह से पाई सिग्मा, आप यहां पे लोन पेयर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये रेजोनेंस यहीं से हो जा रही है। रेजोनेंस हमेशा कोशिश करेगी एरोमेटिक लाने की, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक से स्टेबिलिटी आती है। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये 3 पाई है, यहां पे काउंट करेंगे 0 लोन पेयर, क्यों? बिकॉज आपका दूसरा जो है वो क्या है? अगर आप काउंट करते 4 हो जाते, 4 इवन हो जाता, 1 स्टेबल कर देता, एरोमेटिक इज स्टेबल। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करेंगे जो कि डीलोकलाइज हो रहे हैं, और इस केस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल याद रखना, ये है, इसको अगर आप नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो इट बिकम्स एंटी एरोमेटिक, वो ध्यान रखना है, ये नहीं होता। ये आपका, इसकी शेप जो होती है, ठीक है, साइक्लोक्टा टेट्राइन बोलते हैं, इसकी शेप टब शेप होती है, तो इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं पाएगी, तो इट इज व्हाट? नॉन प्लेनर। तो ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंसीडर करते हैं, बिकॉज ये कैसा है? इट इज नॉन प्लेनर। ये एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी के। मैंने ऑलरेडी बता दिया, एरोमेटिक सबसे स्टेबल होते हैं, नॉन एरोमेटिक उससे बाद, एंटी एरोमेटिक सबसे बर्बाद। ठीक है, तो आपको हमेशा एरोमेटिक बनाने की कोशिश करनी होती है। ये ऑर्डर आपको क्या करना है? याद रखना है कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा होता है, फिर नॉन, और फिर आपका एंटी। यहां पे अगर आप देखोगे, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं भाई, देखो देखना जरा, पाई सिग्मा वेकेंट ऑर्बिटल सिग्मा, तो ये आ गए 3 पाई, 0 लोन पेयर। यस, तो कितना हो गया? 3 मतलब एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। इधर देखो पाई, ये लोन पेयर आ गया, तो यहां पे आ जाएगा 3 पाई प्लस 1 लोन पेयर, कितना हो गया? 4 मतलब एंटी एरोमेटिक। इधर देखो, इधर 2 सिग्मा एक साथ आ रहे हैं, तो ये नॉन एरोमेटिक। हमसे पूछ रहा था स्टेबिलिटी, तो ए की सबसे ज्यादा होगी, वो एरोमेटिक है, फिर आपका सी हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा। दिस इज द फाइनल ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, यस और नो। ठीक है, ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, अब इसके ऊपर ना कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम और देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये इफेक्ट्स वाला पार्ट मोटा मोटा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि कंपेयर डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ, रेट ऑफ प्रोटोनेशन, ऐसा आता है। सुनो भाई, ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, एक बार ना देखा करो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बना के। ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन माइनस बनेगा, ये प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ये वाली रिंग जो होगी, आई थिंक अब तक समझ आ गया होगा, ये रिंग एरोमेटिक है। ऐसे ही ये माइनस, ये प्लस, ये रिंग चेक करना, ये आपकी एंटी एरोमेटिक आएगी। तो जो रिंग एरोमेटिक इजीली बन जाए, उसका डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होता है, उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होती है, और उसकी रेट ऑफ प्रोटोनेशन भी ज्यादा होती है। ये तीनों एक ही बात है, बस चेक करना है कौन एरोमेटिक बन पाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, आपको यहां से H+ निकालना होता है। अगर आप यहां से H+ निकाल दोगे तो भैया ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। यस, ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो अब देखना जरा, अब ये नॉन एरोमेटिक है, सॉरी ये एंटी एरोमेटिक है, और ये कैसी है? ये आ गई एरोमेटिक। तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जो इजीली एरोमेटिक बन पा रहा है। तो मुझे लगता है एसिडिक स्ट्रेंथ मेरी बी की ज्यादा हो जाएगी ए से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, आगे बढ़ते हैं। टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि इजीली कौन डोनेट कर पा रहा है। अब सुनना जरा, यहां पे बताया था ये आपकी रेजोनेंस करते हैं, तो ये क्या होता है? फ्री। तो दिस इज फ्री लोन पेयर। ठीक है, तो ये इजीली डोनेट किया जा सकता है। यहां देखो, यहां आपको इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा रेजोनेंस में, लोन पेयर को, तो दिस इज यूज्ड। ये फ्री नहीं है, तो ये आपको क्या डोनेट कर पाएगा फिर आगे? नहीं, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? जो कि फ्री रहता है। तो आई थिंक ऑप्शन ए जो है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी ऑप्शन बी से। आगे जाके यूज करेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो जो pyridine होता है उसकी पायरोल से मामला ज्यादा रहता है एसिडिक, ये बेसिक स्ट्रेंथ का।
नेक्स्ट इज टू कंपेयर रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर होता है कि कितना एनर्जी लगा के आपको बॉन्ड तोड़ना है, घुमाना है बेसिकली। तो ये रोटेशनल एनर्जी बैरियर जो होता है, सिंगल बॉन्ड जो होता है ना उसकी कट होती है और जो डबल बॉन्ड होता है उसकी ज्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको देखना पड़ता है कहां सिंगल बॉन्ड इजीली बन पा रहा है। अगर आप देखोगे इस केस में, तो अगर मैं इधर प्लस कर दूं, इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दूं और इधर माइनस कर दूं, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो मतलब ये जो है ये सिंगल बॉन्ड में रहना चाहती है रिंग, ठीक है, दोनों एरोमेटिक बन पा रहे हैं। लेकिन इसमें देखोगे तो कुछ भी कर लो, अगर इसको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो एक आपको माइनस एक आपको प्लस करना पड़ेगा। जो भी प्लस होगा वो एंटी एरोमेटिक होगा, जो माइनस होगा वो एरोमेटिक बन जाएगा। तो तुम्हें एक चीज समझ आ गई कि यार यहां पे दोनों एरोमेटिक बन सकती है, यहां पे ये एक तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो ये तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहना चाहेगा, और अगर सिंगल बॉन्ड रहना चाहेगा तो इसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर कट होता है। इसमें डबल बॉन्ड के रूप में एग्जिस्ट करेगा, फिर जनरली ये डबल बॉन्ड के रूप में एग्जिस्ट करेगा तो ट्विस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अब एक्शन रिएक्शन विद एसिड। एसिड क्या करता है भैया, एसिड ने ना यहां से H प्लस देना है और ये पूरा क्या होता है, बन के निकल जाता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्लस। ऐसे ही इसको H प्लस देगा, ये पूरा निकल जाएगा, यहां क्या बन जाएगा, प्लस। तो अगर ऐसा है तो बस अब चेक करना है, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो भैया इसकी एसिडिक्शन इससे ज्यादा हो जाएगी। इसमें ये करना होता है। और इसी तरह से एक क्वेश्चन आता है AgNO3। यार AgNO3 क्या करता है, आपका Cl लेके जाता है, तो ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा, ये प्लस, ये माइनस के रूप में लेगा, ये प्लस। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, तो किसके साथ रिएक्शन अच्छा होगा, इसके साथ रिएक्शन अच्छा होगा। ये सिल्वर नाइट्रेट या SbCl5 जो होते हैं, दोनों ही क्लोरीन नेगेटिव बना के उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चन को कवर कर सकते हो, और इसके साथ आपके इफेक्ट्स खत्म होते हैं। अब दो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे, एक बचा है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ और एक आपका बचा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देख लोगे तो सीधी सीधी चीजें आपकी एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, उसमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है। देखना, आपका जो कार्बोकेटाइन होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, रेडिकल में आपका नॉर्मल एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन रहता है, कार्बोकेटाइन ऐसा रहता है, कार्बन आयन। रिएक्शन इंटरमीडिएट वो चीजें होती हैं जो रिएक्शन के बीच में आपकी बनती हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज रिएक्शंस इनके थ्रू होते ही निकलता है। तो हमको वही देखना है, और इनफैक्ट आपने पूरे इफेक्ट्स देख लिए। अगर आप देखोगे प्लस चार्ज को कौन स्टेबल करता है, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर कहीं भी प्लस चार्ज देखना है या रेडिकल देखना है, मोटा मोटा सिमिलर होता है, तो प्लस वाले सारे इफेक्ट्स इसको स्टेबल करते हैं, माइनस वाले सारे इफेक्ट्स इसको बर्बाद करते हैं। अगर मैं कार्बन आयन की बात करता हूं नेगेटिव चार्ज, तो माइनस वाले सारे इसको स्टेबल करेंगे और प्लस वाले सारे क्या करेंगे, इसको बर्बाद करेंगे। ये चीज हमने इतने क्वेश्चंस करे हैं। इनफैक्ट इसको एक जनरल स्टेटमेंट के थ्रू बताता हूं, बिकॉज ये बेंजीन रिंग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आएंगे। तो भाई ऐसा है, आप क्या देख रहे हो आप लोग, यह है ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो से सब लगता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस एम प्लस एच प्लस एच सब लगेगा। तो अगर आपके प्लस वाला ग्रुप है तो ये इंक्रीज कर देगा एसिड, इसकी क्या कहते हैं स्टेबिलिटी, प्लस चार्ज है ना, और इसको क्या कर देगा, ये वाले बर्बाद कर देंगे। मेटा पे सिर्फ प्लस आई माइनस आई लग सकता है, तो अगर प्लस आई वाला है तो वो इसको स्टेबल करेगा प्लस को, और इसको बर्बाद करेगा। पैरा से सब लग जाते हैं, तो प्लस वाले प्लस को स्टेबल करेंगे, माइनस वाले इसको बर्बाद करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास प्लस वाले हैं और ये नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस वाले तो इसको बर्बाद करेंगे, पर माइनस वाले इसको स्टेबल करेंगे। मेटा से सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है, मैंने ये चीज बता रखी है। तो यहां से आपका प्लस वाला इसको बर्बाद करेगा, माइनस वाला इसको स्टेबल करेगा। पैरा से सब लगता है, प्लस वाले बर्बाद करेंगे, माइनस वाले स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे। ये अगर आपके दिमाग में गया है, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन कराता हूं तो चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, कहता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो भाई देखो, ये पैरा पोजीशन पे सारे, पैरा पे आपका ये यहां तो इंडक्टिव लगता है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस लगेगा, तो ये प्लस एच लगाएगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा। इसमें कितने आ रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितना आ रहा है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। लग इंडक्टिव भी रहा है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे तगड़ा पहले हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो आंसर क्या होगा, 3 2 1। तो यहां पे प्लस है सबसे तगड़ा, फिर इसमें, फिर इसमें। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा, बिकॉज प्लस प्लस को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। अच्छा, और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगेन ये कैसा ग्रुप है सर, ये आपका प्लस एम ग्रुप है, और तो और ये आपका माइनस आई ग्रुप है।
पर प्लस एम इसको डोमिनेट करेगा, तो अपन को प्लस एम से देखना है। सर ये माइनस एम भी है और सर ये माइनस आई भी है, तो कौन से वाले को ज्यादा पावर देंगे? सर माइनस आई को ज्यादा पावर देंगे। सर ये हेलोजन है, ये सर आपका माइनस आई भी करता है, ये प्लस एम भी करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका माइनस आई ज्यादा तगड़ा हो जाता है। और ऐसे ही सर यहां पे कुछ हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा मोटा मोटा? नो इफेक्ट। तो प्लस चार्ज है, तो आई थिंक अपन क्या बोलेंगे इस केस में? ये तो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि माइनस आई है तो ये तो अनस्टेबल करेगा। जो तगड़ा वाला उसके हिसाब से देखना है। ये तो और ज्यादा वेरी अनस्टेबल, ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ये बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। यहां देखो प्लस है, तो आपका प्लस तो स्टेबल कर देगा, तो ए सबसे स्टेबल, फिर टोटा डी, ये भी बर्बाद है, ये भी बर्बाद है, सी थोड़ा कम बर्बाद है, बी सबसे ज्यादा बर्बाद है। यस, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, अगला सवाल, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं किस टाइप का। यहां पे देखो भाई, ऑर्थो पोजीशन है तो ये प्लस एम भी लगाएगा, लोन पेयर होता है इसके पास, और ये माइनस आई भी लगाएगा। ऑब्वियसली बात है प्लस एम आपका डोमिनेट करेगा। ये पैरा है तो इसमें सिर्फ माइनस आई लगेगा, प्लस एम लग नहीं सकता। ये पैरा है, सॉरी ये मेटा था, ये पैरा है तो इसमें प्लस एम लगेगा, लोन पेयर है इसके पास, और इसमें माइनस आई लगेगा। ऑब्वियसली बात है प्लस एम आपका डोमिनेट करेगा। तो ये तो बर्बाद हो रहा है, तो बी तो सबसे एंड में आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या करें? रेजोनेंस जो होती है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होती, तो प्लस एम तो दोनों में बराबर लग रहा है। लेकिन ये माइनस आई इसके पास में है, तो ये माइनस आई तगड़ा लगा रहा है, स्ट्रॉन्ग, और ये माइनस आई दूर है तो ये रिलेटिवली वीक लग रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसमें तो माइनस आई बहुत ही नामात्र लग रहा है, तो ये कम बर्बाद हो रहा है, ये ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी, देन आ जाएगा ए, एंड देन आ जाएगा भैया बी। तो सी ए बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑल राइट, चलिए, तो इसी तरह से आपके पास है, और आई थिंक वो चीज यहां पे लिखी हुई है। हाँ, एक चीज इस पे स्पेशल केस होगा आता है कि अगर कभी जिंदगी में ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे हो तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना होता है। अगर पॉजिटिव, नेगेटिव और रेडिकल आपके सिर्फ बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली लगे हो तो आपको तब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, सीधे बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज है, तो ये कैसा लगा रहा है? सर ये आपका प्लस एच लगाता है और प्लस आई लगाता है, प्लस एच डोमिनेट करता है। सर ये आपका माइनस एम लगाता है और माइनस आई लगाता है, तो ये तो बर्बाद है, तो ये तो अनस्टेबल है, क्योंकि ये प्लस चार्ज को बर्बाद करेगा। पर ऐसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस केस में इफेक्ट्स तो बहुत सारे लगते हैं, पर क्या हम लोग को क्या देखना है? क्वेश्चन लिखा है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव देखना है, तो आप यहां पे ये सब चीजें नहीं देखोगे। आप देखोगे ये प्लस आई ग्रुप है, आप देखोगे ये माइनस आई ग्रुप है, बाकी इफेक्ट्स नहीं लगाने इसमें। तो ये प्लस, ये माइनस, तो प्लस प्लस को स्टेबल करेगा, माइनस प्लस को बर्बाद करेगा। ये इस तरह से करने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो एक दो क्वेश्चंस और बता देता हूं। एक ये ऑर्डर याद रखना, कार्बोकेटाइन का ओवरऑल ऑर्डर है, कार्बोकेटाइन की नेट स्टेबिलिटीज। ये जो ऐसे होता है साइक्लोप्रोपाइल रिंग, यार इसमें ना डांसिंग रेजोनेंस होती है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होती है। तो दिस इज डांसिंग रेजोनेंस, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लेके आती है आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो ये नेट ऑर्डर है, इस ऑर्डर को याद रखोगे तो आपके कार्बोकेटाइन के बन जाएंगे। इसमें सारे इफेक्ट्स रेजोनेंस मेजोनेंस डाल डूल के हमने नेट बना दिया है। ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब एसिडिक स्ट्रेंथ का डिस्कशन आपके इंटरमीडिएट्स का हो गया। जो आपके रेडिकल्स का, मैं एक चीज सुन लो, जैसा कार्बोकेटाइन आपने कर लिया इतना सारा, जो कार्बोकेटाइन में होगा वही मोटा मोटा रेडिकल में होता है, और जो कार्बोकेटाइन में होगा उसका जस्ट उल्टा करोगे तो वो कार्बन आयन में आपका होगा। तो इस तरह से आपके इंटरमीडिएट्स का पूरा डिस्कशन हमने कवर कर लिया। अब सवाल आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को अब हमें देखना है कि हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू एनालाइज एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात तो ये कि एसिडिक स्ट्रेंथ के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, आप सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन हटाओगे, पीछे बनता कॉन्जुगेट बेस आयन, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव वाले स्टेबल करेंगे और पॉजिटिव वाले बर्बाद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर इस तरह के जनरल क्वेश्चन बन जाते हैं जिसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसका के ज्यादा, उसका H+ कंसेंट्रेशन ज्यादा, पीएच कम और पीके कम, वो किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। हम लोग बेसिकली इस एसिडिक स्ट्रेंथ पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें करो जरा, फिर वही वाली बात, H हटाओ ये माइनस, H हटाओ ये माइनस, इसमें क्या होगा? ये तो भैया पूरे का पूरा रेजोनेंस करेगा। ये देखो जरा, रेजोनेंस हो रही है, इसमें क्या हो रहा है? ये तो प्लस आई से बर्बाद हो रहा है, तो ये पूरी रेजोनेंस हो रही है, 3 पाई रेजोनेंस, 3 पाई कॉन्जुगेशन, और ये प्लस आई से बर्बाद हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी
जो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इन जनरल जो आपके फिनॉल होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपके अल्कोहल से ज्यादा होती है। इन रफ आइडिया बताता हूं पीके वैल्यूज का। फिनॉल का पीके वैल्यू जो होती है 10 के आसपास होती है और अल्कोहल्स की पीके वैल्यू 16 के आसपास होती है। और पीके वैल्यू जितनी कम होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रहती है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, तो करा दिए मैंने कि फिनॉल का अल्कोहल से ज्यादा होता है। अब इसमें देखो जरा, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है सर? इसमें लग रहा है -m इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें कौन सा लग रहा है सर? इसमें लग रहे हैं 2 -m सल्फोनिक एसिड में। इसमें 2 -m लगते हैं। तो सल्फोनिक एसिड की सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर फिनॉल होते हैं और फिर अल्कोहल्स होते हैं। ये एक जनरल ऑर्डर है, वैसे भी ग्रुप वाला ऑर्डर भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने एक नेट टेबल बना रखा है, ठीक है, पीके चार्ट का। यार ये ना काफी हेल्प कर देता है क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, तो आपको कब कौन सा लगाना है वो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ती है। तो इसलिए एक नेट ऑर्डर मैं बोल रहा हूं, याद रखना। HI जनरली इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रांग होते हैं, सल्फोनिक वाला बता दिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक बता दिया, फिनॉल अल्कोहल बता दिया। अब ये 3 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि मिथानॉल का वाटर से ज्यादा और फिर आपके बाकी अल्कोहल, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर अमोनिया, फिर आपके डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्डर रहना चाहिए, इससे आपके काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज इसमें कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ करनी है आपको इसके अंदर कंपेयर। तो भाई देखो बात ऐसी है, देखो तो ग्रुप कौन सा लग रहा है। यहां पे लग रहा है -m और ये आपका पैरा पे है -I, -m से आंसर करेंगे। ये +H भी करता है, +I भी करता है, +H डोमिनेट करता है। ये -I करता है, +M करता है, -I डोमिनेट करता है और यहां पे आपका नो इफेक्ट। तो आंसर क्या होगा? बड़ी सीधी सी बात है, यहां पे क्योंकि -M आ रहा तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, क्योंकि हमको नेगेटिव चार्ज देखना है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा तो भाई मुझे दिख रहा है A की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये -M से स्टेबल हो रहा है। फिर ये भी स्टेबल हो रहा है, C वाला वो -I से हो रहा है। B वाला तो बर्बाद हो रहा है, तो फिर आ जाएगा D और फिर आ जाएगा B। ये आपका नेट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कहता कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? देखो ये ध्यान रखना, यहां -M है, -I है, ये -M है, -I है, इसमें मेटा है तो सिर्फ -I है, इसमें चेक करोगे नो इफेक्ट। तो एक बात तो पक्का कि ये D वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, और फिर C आएगा क्योंकि इसमें -I है। मजा इन दोनों में है। इनमें यार एक मजा ये ऑर्थो वाले में ना पंगा होता है कि ऐसे इसके अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन जब आप इस हाइड्रोजन को लूज करवा देते हो तो इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो यहां पे आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैरा फॉर्म होती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, वो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। तो नेट आंसर आ जाएगा A और फिर आ जाएगा B। ये दिमाग में रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला करते हैं। अच्छा अब 1-2 इफेक्ट्स जो मैंने बताए थे आपको वो देखने हैं। एक आपकी जिंदगी में आता है समथिंग कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या है? बेंजोइक एसिड जो है, अगर आप उसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई बड़ा सा ग्रुप ले आते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे ना ऑर्थो वाले की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो चाहे मेटा हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे पैरा हो, इन सब से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर आप देखोगे ना नॉर्मल तरीके में तो ये आपका बेंजोइक एसिड है। जब ये एसिड होता है तो क्या होता है यार, ये इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा होता है। ये अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। पर यही जो बेंजीन रिंग इसका है, ये आपका इसके साथ भी कॉन्जुगेशन करता है। ये हमारे लिए बुरी चीज है बेंजोइक एसिड जो बेंजीन रिंग के साथ। तो अगर वो सिर्फ अपने में रेजोनेंस करता तो ये -M बोलते, पर ये इधर भी कर रहा है, तो ये आपका एक्चुअली शेयर करने लग जाता है। क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी, एक तरह की बर्बादी है दैट इज। लेकिन जब आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लेके आते हो ना, तो उस केस में क्या होता है, ये प्लेन के बाहर चला जाता है। और अगर प्लेन के बाहर चला जाएगा तो अब क्या ये रेजोनेंस हो पाएगी? अब ऐसी रेजोनेंस नहीं हो पाती, क्योंकि रेजोनेंस हैपेंस इन अ प्लेनर सिस्टम। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली रेजोनेंस का स्कोप होता है, और इस वजह से हम लोग बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है
इन केस ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। तो ये आप ऑर्थो इफेक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। सर ऐसे कौन से ग्रुप होते हैं? जनरली ये वाले ग्रुप के अलावा आप कोई भी ग्रुप ले लेना, आपका काम हो जाता है। बल्कि ग्रुप चाहिए होते हैं, मिथाइल, इथाइल, इस तरह के ग्रुप्स, ठीक है। यस, तो इनके अलावा आप ऑर्थो इफेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, इसको करते हैं, इससे सारे इफेक्ट्स एक साथ आ जाएंगे। यहां पे चेक करोगे ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो ऑर्थो की तो भैया बिंदास ज्यादा होगी इन दोनों से। अब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ए सबसे ज्यादा, यहां पे माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहां पे माइनस एम और माइनस आई दोनों लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ए के बाद सी होगा, सी के बाद आपका बी होगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ऑलराइट, ये आपका नेट रहेगा, इसको दिमाग में रखना आपको, ठीक है। चलिए भाई, ये हो गया आपका। अब इसी के ऊपर ना एक क्वेश्चन और आता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस का, ठीक है। इसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ कवर हो जाएगा। फिजिबिलिटी ऑफ, इसके अंदर रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, वो आप सीधा सीधा कर सकते हो। समथिंग कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रिंसिपल। तगड़े स्ट्रॉन्ग एसिड से, सीधा कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बनता है, पर वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता। ये कभी भी आपका नहीं बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसका पीके क्या होता है, लेस। तो लेस पीके से मोर पीके अगर आपका हो रहा है तो वो हो जाएगा, पर कभी भी आपको मोर पीके से लेस पीके दिख रहा है तो भैया ये मत करना कभी, ठीक है। मोर पीके से लेस पीके कभी भी आपको नहीं होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो ये बस इस तरह से याद रखना, ये अल्टीमेट होता है कि लेस पीके से मोर पीके वाला क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये रिएक्शंस हो सकते हैं, दूसरे वाले नहीं हो सकते। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताता हूं, रफ आइडिया कि आपके पास क्या है, HCl NaOH। अब ये रिएक्शन पता करना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यार HCl की पीके वैल्यू -7 के आसपास आती है कुछ। वाटर की पीके वैल्यू आपकी रफली आती है 15.9 के आसपास। तो लेस पीके से मोर पीके ये रिएक्शन हो जाएगा। फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन करना है। फिनॉल की पीके वैल्यू 10 के आसपास आती है। अमोनिया की रफली 38 के आसपास होती है। तो लेस से मोर ये रिएक्शन हो जाएगा। तो मतलब अगर लेस से मोर पीके जा रहा है तो हो जाएगा, नहीं जा रहा तो फिर नहीं हो पाएगा। ये आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है इस केस में, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी वाले क्वेश्चन इस तरह से कर लेना। अब बस आखिरी टॉपिक बचा है, दैट इज बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ में सीधी सीधी सी बात रखनी है दिमाग में कि आपका बेसिक वो आदमी ज्यादा होगा जिसके पास इजीली इलेक्ट्रॉन, बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट इजीली कर दें। तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। और ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन अगर कोई अपने ऊपर रखना नहीं चाहता, कोई अनस्टेबल हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो ज्यादा बेसिक होगा। यस, वही चीज लिखी हुई है, मोर द अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोर विल बी इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में आप इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहते हो तो जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो अच्छी करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तो प्लस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, माइनस वाले बेसिक स्ट्रेंथ बर्बाद करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब जैसे क्वेश्चन आते हैं किस तरह से सीक्वेंस चेक करना है, तो भाई सीधी सी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है, हम डोनेट करना चाहते हैं। तो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतनी बर्बादी ज्यादा है, ठीक है, उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कट हो जाती है। तो अगर इसमें चेक करोगे किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो वो क्या होगा, भाई ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा, इसकी कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी। तो कभी भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है साइज का। साइज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आया था कि ऊपर से नीचे आप अगर साइज बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो इस केस में आपको देखना है कि साइज से आपको क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ को रिवर्स करना है। तो अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या हो जाएगा ऑर्डर ये हो जाता है। वैसे इसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, ये तो नेट ऑर्डर आया, आप सीधा इस चीज से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ ऑपोजिट होती है। तो अगर मैं एसिड स्ट्रेंथ देखूं, HF सबसे वीक एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HBr और स्ट्रॉन्ग एसिड, HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका जस्ट ऑपोजिट होती है। आप उस तरह से इसको याद रख सकते हो, नहीं तो ये मैंने सीक्वेंस वैसे बता दिया आपको। इसके अलावा जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो चार्ज इजीली डोनेट किया जा सकता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतनी बेसिक स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आता है, एक दो इंपॉर्टेंट बेसिस का डिस्कशन कर देता हूं यार। इसको ना ग्वानिडीन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्वानिडीन। इसमें क्या होता है,
इट इज वेरी सिमेट्रिकल, मतलब जब आप रेजोनेंस करने जाते हो ना तो ये काफी सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होती है। मोटा मोटा सिमिलर सा स्ट्रक्चर आपका यहां भी आता है तो इसकी और ज्यादा अच्छी होती है, मतलब इसकी तो सबसे बेस्ट होती है। फिर ऐसे आपका अमीन आ रहा है यार, ये आपका ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देख लेना sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होती है। यहां sp2 वाले आ रहे हैं सारे के सारे तो थोड़ी कम होती है, और ये sp वाला तो सबसे बर्बाद होता है बेसिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ आपके एस कैरेक्टर से भी जज होती है, आप उससे भी कर सकते हो। और अगर ये हो गया है आपका तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। पहले सीधा करो, देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो इनसे ज्यादा होगी। इसका लोन पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये मैंने पहले ही बताया था, एरोमेटिक तभी होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। इन दोनों में इसका रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो भी सकता है, इसका रेजोनेंस में कभी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। तो ये आपका नेट ऑर्डर रहता है, ये अच्छा एग्जांपल है पायरोल, एनिलीन, पीरिडीन, तो नॉर्मल अमीन का, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है। इसके अलावा और कोई कैसा आता है, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें चेक कर लो, इसमें तो इफेक्ट्स लगाने हैं, ये -m आएगा, ये -i आएगा, -m ज्यादा तगड़ा, ये +h आएगा, +i आएगा, +h ज्यादा तगड़ा, और ये आपका HF नॉर्मल, यहां पे आ गया नो इफेक्ट। तो जो प्लस वाले होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, तो B सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका C हो जाएगा कुछ नहीं, और फिर आपका A हो जाएगा क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स को आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। दैट इज अबाउट इट। अब एक दो चीजें और हैं, फिर इसे खत्म करते हैं। एक आता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये क्या बोलता है, अगर आपका कोई एनिलीन जैसे मान लो हमारे पास है, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कुछ आ जाए तो ये ना एक्चुअली बर्बाद करता है बेसिक स्ट्रेंथ को। क्यों? क्योंकि बेस में आप H+ ऐड करते हो, तो जब आप इसके अंदर H+ ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जब आप ऐसा कर देता हूं H+ ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, इसको पकड़ेगा, तो ये H+ ऐसे पकड़ता है, ये आ गया NH और ये प्लस, और ये आपका मिथाइल ग्रुप पर डाला, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसके साथ ना इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पंगा करता है, मतलब ये जब ये वाले के साथ एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी इफेक्ट हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहां पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे कुछ आता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब प्रोटोनेशन को इफेक्ट कर देता है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो रखी होती है। इनफैक्ट प्रोटॉन को आने के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो प्रोटॉन बेचारा एक्सट्रीव नहीं हो पाता। तो इसको बोलते हैं SIP, मतलब यहां पे स्टेरिक इनहिबिशन टू द प्रोटोनेशन इज हैपनिंग, ये बेसिक स्ट्रेंथ आपकी कम कर देता है, ये दिमाग में रखना है एक चीज। इसके अलावा लास्ट चीज जो है वो है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इन एलिफेटिक अमीन्स, एरोमेटिक तो डिस्कस कर दिए। गैसियस स्टेट में सिर्फ +i देखना है, तो सबसे ज्यादा +i 3 डिग्री में होता है, फिर 2 डिग्री में होता है, फिर 1 डिग्री में होता है। यस, वेयर एज इन केस ऑफ एक्वस मीडियम आपके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं, +i भी होता है, सॉल्वेशन होती है, हाइड्रेशन होती है, तो उस केस में याद रखना है आपके पास मिथाइल अगर आपके पास है तो आंसर होता है 2 1 3, ये होगा, और अगर आपके पास इथाइल है तो आंसर होगा 2 3 1, ये आपका नेट आंसर रहता है इस केस में। इससे आपके ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया गया है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन। दैट इज ऑल फ्रॉम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प में हमने पूरा टॉपिक को रिवाइज कर लिया है। माइंड मैप का मतलब ही वही होता है कि जल्दी जल्दी में सारा टॉपिक कवर किया जाए, ताकि क्विक रिवीजन आपकी 1-1.5 घंटे में पूरी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।